हेलो बच्चों, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब तक के लेक्चर में हमने सेंटर ऑफ मास के बारे में डिस्कस किया था कि सेंटर ऑफ मास होता क्या था। कोई डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट अगर है तो उसके चलते सेंटर ऑफ मास क्या होता था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता था, मास मोमेंट क्या होता था। मास का हमने एक नया रूप देखा कि यस, मास इन द सर्टेन डायरेक्शन में होगा तो उसके चलते कुछ एक फिजिकल क्वांटिटी सेंटर ऑफ मास चेंज होगा। अब तक ऐसा नहीं होता था कि मास तो स्केलर क्वांटिटी है, कहीं भी रखो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, बट मास टाइम्स ऑफ द देयर पोजीशन वेक्टर इट इज़ चेंज द सेंटर ऑफ मास। तो मास का हम ये नया रूप देखें। फिर उसके बाद फिर कुछ ऑब्जेक्ट था, उसको अगर कट कर रहे हैं तो उसके चलते उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट हो रहा है। या दो ऑब्जेक्ट था, मतलब सिंपल अगर शुरू से आपको बताऊं कि बताया क्या कि अगर अगर ऑब्जेक्ट है, डिस्क्रीट मास है एम का, तो उसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बिल्कुल बीच में होगा। दो मास अगर हैवियर है, एक मास लाइटर है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो हैवियर वाले के साइड में शिफ्ट कर जाएगा या उधर सेंटर ऑफ मास होगा। फिर हमने सेंटर ऑफ मास को मूव करते हुए देखा कि सपोज टू ऑब्जेक्ट है और मूव करने लगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो उसका सेंटर ऑफ मास है वो भी मूव करेगा, डिफरेंट वेलोसिटी से जाएगा, डिफरेंट मास होगा, तो क्या होगा, तो हमने उसके लिए देखा था वी सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। फिर बच्चों हमने उसके बाद उसको कैसे एक्सेलरेट होता था तो वो भी हमने समझा था कि ठीक है उसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो हो जाएगा। तो और कोई ऑब्जेक्ट सिमेट्री है, कोई लैमिना है, अगर उसका एक क्वार्टर अगर कट करते हैं तो उसका दूसरे साइड में सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करेगा। या सर्कुलर डिस्क था, उसका एक पार्ट अगर कोई कट करे तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। तो ये सब बातें हमने, जो बेसिक ज्ञान होता है सेंटर ऑफ मास होता क्या है उसके बारे में सीखा। और उससे भी इंपॉर्टेंट कि जो उसका डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट था उसके लिए हमने किया था, मतलब आर सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अगर तीन ऑब्जेक्ट हैं तो, और मोर देन है तो आप उसको बढ़ाते जाओगे। आज के लेक्चर में बच्चों उसी चीज़ को और जनरलाइज किया जाएगा। जैसे कि अगर कोई सपोज कि डिस्क्रीट मास अगर नहीं है, अगर वो कंटिन्यूस मास है, कोई आर्बिट्री सा शेप में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसका सेंटर ऑफ मास अगर हमें बताना पड़े, मतलब हमें क्या, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कोई एक आर्बिट्री बॉडी ऐसा ले लीजिए, इस तरह का कुछ ऐसा है, इस शेप में है, और इसके अबाउट अगर हमें चाहिए कि सेंटर ऑफ मास, या मतलब इसके यहाँ पर कहीं सेंटर ऑफ, अगर ओरिजिन एक्सिस पे इसको अगर फिक्स कर दें, जो हम अपना एक्सिस जानते हैं, तो इधर ये एक्स एक्सिस होगा, इधर ये वाई एक्सिस होगा, ऐसा। तो अभी हमने आपको जो सिखाया है वो किसके लिए था कि सर्टेन एक मास था और उसका पोजीशन और ओरिजिन से कितना होता था, तो m इंटू x1 और m1x1, या दो अगर ऑब्जेक्ट है तो m1 प्लस m1x1 और m2x2, और उसका सबका मास से डिवाइड कर देते थे तो होता था। अब यहाँ तो कंटिन्यूस बॉडी है, तब क्या किया जाए, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर छोटा सा एक एलिमेंट ले लेते हैं dm ऐसा, या dm1 कह देते हैं, और दूसरा ठीक वैसा ही dm2 ऐसा कर लेते हैं। तो इनका अगर पोजीशन अगर देखा जाए यहाँ से, तो इनका अगर पोजीशन अगर देखा जाए यहाँ से, तो R1 इन जनरल कर लीजिए, dm2 के लिए R2 ऐसा कह लीजिए, यही होगा ना R2। तो जो सेंटर ऑफ मास आपको सिखाया था मैं, उस हिसाब से R सेंटर ऑफ मास क्या होगा बच्चों, दिस थिंग विल बी dm1 R1 प्लस dm2 R2 अपॉन m1 प्लस dm1 प्लस dm2, यही होगा। अब ऐसा सोचिए कि dm1 और dm2 ये बहुत ही स्मॉल है, स्मॉल से मतलब, और इसका टोटल मास सपोज आप लेट कर सकते हैं, इस कैपिटल M ऐसा दे रखा है, इस बहुत ही स्मॉल है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक पैटर्न आप देख लीजिए, जैसे कि आपने इस तरह का पेजेस देखा है ना, ऐसा वाला पेज, इस तरह का बचपन के दिनों में पढ़ाई किया होगा। तो सपोज उस पेज में कितने इस तरह के स्क्वायर होंगे, 100 मान लेते हैं, एक रफ आइडिया। तो उसका एक का अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 100 का कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पूरे पेज का। तो हम उसका एक के रिपीटेशन से इसका बता सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है कि मास अगर m होगा, तो अगर हम इसको इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट में अगर ब्रेक कर दे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, m इक्वल टू dm1 प्लस dm2 प्लस dm3 डॉट 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 dmn। mn तो बस एक नंबर है यहाँ पर, लेकिन अगर n टेंड टू इन्फिनिटी में ब्रेक कर दे, अगर n हमारा इन्फिनिटी अगर हो, तो यहाँ पर हम कितने पार्ट में इसको ब्रेक कर सकते हैं कि इनफाइनेटली स्मॉल पार्ट में, कि जो मतलब आप सोचते हैं उससे भी कम, उतने पार्ट में।
तो m इक्वल टू dm1 dm2 dm3। तो आपसे कि आप बताना क्या चाह रहे हैं? मैं बताना ये चाह रहा हूँ बच्चों कि जैसे यहाँ पर dm1 dm2 है और r1 r2 है, तो अगर हम इन जनरल अगर लें dmn rn हो जाएगा। इसी को अगर आगे और बढ़ा लिया जाए डॉट 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 डॉट, इस बॉडी के लिए लिखना था, तो जो नया वर्ड लिख रहा हूँ उसको अलग से मार्क कर दे रहा हूँ drn, और यहाँ से डॉट 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 dmn rn amrn, ऐसा। तो इसमें ऐसा होगा। अब इसी चीज़ को मैं ऐसा जनरलाइज कर दूं तो यहाँ पर क्या होगा? समेसन ऑफ dmi ri i इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, नॉट n, उसको इन्फिनिटी कर देते हैं, मतलब कि जितने पार्ट में उसको ब्रेक कर सकते हैं ब्रेक कर दीजिए। और यहाँ पर समेसन ऑफ i इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी टू dmi। तो बेसिकली क्या हुआ कि हम इसको जितना सोचते हैं उतने में ब्रेक कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ से इसका मतलब है। तो उसका इसी के लिए समेसन को जो हम यहाँ से 1 टू इन्फिनिटी यहाँ पर कर रहे हैं, तो न्यूटन्स ने इसी चीज़ को स्टाइलिश बना दिया। उसको क्या कहा कि समेसन लिखना छोड़ो, अब स्टाइल में आते हैं, दैट इज़ द इंटीग्रेशन। तो जितने भी वो पार्ट एड अप हो रहे होंगे, मतलब कि इसको अगर मैं कह दूँ, अच्छा इसमें एक चीज़ और एजम्पशन होगा कि अगर हम इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट में जब ब्रेक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो dm1 dm2 dm3 है वो सारे अपने आप इक्वल होने लगेंगे। क्योंकि जब एक हम डिवीजन कहाँ तक कर सकते हैं? एटम के लेवल पर, उसके नीचे तो जा नहीं सकते, और उसके नीचे भी जाएंगे तो फिर आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन या उसके भी क्वार्क पार्टिकल में आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो उसमें अगर आप ब्रेक करेंगे तो आपको कितना सब एक जैसे मास दिखाई पड़ने लगेंगे ना। सो दैट इज़ वाई, तो उतना लेवल पे नहीं जाना है आपको, बस इक्वली ब्रेक डाउन करना है। तो इसका जो समेसन होगा dm का ऐसा, या बहुत सारे dm मिलकर उसका मास m मिलेंगे। तो हम इस चीज़ को जो अभी आपको ये कंटिन्यूस बॉडी के लिए बता रहे हैं, जो ये आर सेंटर ऑफ मास लिख रहे हैं, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? इसका थोड़ा सा स्पेस बना लिया जाए अपने लिए। ये जो कहानी अभी लिखा इसमें कि आर सेंटर ऑफ मास इक्वल टू समेसन ऑफ dm, ठीक, और यहाँ से r अपॉन समेसन ऑफ dm। इन जनरल तो यही लिखा जा सकता है ना बच्चों इसमें? तो ठीक है, r सेंटर ऑफ मास dm अपॉन dm इंटू r इंटू सेंटर ऑफ मास। तो ये आपका फॉर्मूला है मेन, और इसी से देखेंगे कि आज पूरा हम लोग क्लास इसी के ऊपर डिवोट करेंगे, इसी फॉर्मूले के आसपास रहेंगे। इससे कहने का क्या मतलब है कि जो आपको ये इंट्रोडक्शन दिया कि कोई आर्बिट्री शेप में है तो उसका भी हम उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी मैं इसको 3 पार्ट में ब्रेक करूंगा, और मैं आपको बताने क्या वाला हूं अभी कि जैसे कोई अभी पीछे भी आपको बताया था कि कोई भी अगर ज्योमेट्रिकल बॉडी है, ज्योमेट्रिकल बॉडी से मतलब रिंग हो गया, ट्रायंगल, लैमिना हो गया यूनिफॉर्म उस तरह का, या सिलेंडर हो गया, या आपका कुछ स्फीयर हो गया, वायर हो गया, अगर यूनिफॉर्म अगर है तो उन सबों का जो सेंटर होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, वही सेंटर ऑफ मास होगा, यही ना। अभी आप देखेंगे कि जो उस तरह का कंटिन्यूस बॉडी मैं लूँगा कि जहाँ पर जैसे हाफ रिंग हो गया, तो हाफ रिंग का तो सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे होगा नहीं, क्योंकि उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो जाएगा। हाफ स्फीयर होगा, हॉलो स्फीयर होगा, ये आपका हॉलो स्फीयर में मतलब हेमी स्फीयर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर स्फीयर है तो उसका सेंटर ऑफ मास तो उसके सेंटर पे होगा ही होगा, जैसा कि आपको पता है। कोन अगर ले लेते हैं तो क्या होगा, वगैरह वगैरह, इन सबों पर हम चर्चा करेंगे आज के क्लास में, यही सब। तो हमें इसी की जरूरत पड़ेगा, अगर हम इसको कितना समझते हैं तो बाकियों को कितना हम समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो आ जाइए आर सेंटर ऑफ मास ऑफ dm r इंटू अपॉन dm, इसको करेंगे तो इसको टोटल मास उसका m लिया था। तो इसी इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि हमारा आर सेंटर ऑफ मास इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर अपॉन टोटल मास, तो m था ऐसा। तो आर सेंटर ऑफ मास आपको जैसा कि पता होता है कि आर को हम ऐसा लिखते हैं ना, ए आई इन जनरल वेक्टर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, इस तरह का, ये तो आपको पता होगा वेक्टर से। तो ऐसा ही अगर एक्स सेंटर ऑफ मास अगर लिखेंगे तो क्या होगा बच्चों, इज समेसन ऑफ डी एम इंटू एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन को तो हटा दिया ना, तो यहाँ से एम ऐसा लिख लेंगे। तो ऐसे ही अगर वाई सेंटर ऑफ मास अगर लिखना होगा तो समेसन ऑफ डी एम इंटू वाई अपॉन टोटल मास एम, और फिर उसके बाद अगर जेड सेंटर ऑफ मास अगर लिखना हो तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू जेड
अपॉन टोटल उसका मास m। इस तरह की बातें कुछ कह पाएंगे क्या हम लोग? बिल्कुल ऐसा ही कह पाएंगे। अगर उसको कोई कंटिन्यूअस बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे होगा? तो इसका सेंटर ऑफ मास ऐसे होगा। ठीक है बच्चों, अगर आप इसको चाहते हैं तो लिखना तो लिख सकते हैं। तब तक मैं इसका इंक थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया होगा? अगर आया है तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं फटाफट। देखिए, ठीक है, मैं हट जाता हूँ, आप पॉज कर लो, आप लिख लो। ठीक है, अब आ जाइए, जैसे कि रॉड है और उसका लेंथ L है और उसका मास अगर ऐसा अगर देखो बच्चों, इसमें जितने भी मास है उन सबों का मास m लूँगा और उसका लेंथ L लूँगा, और अगर सर्कुलर शेप में है तो उसका L और हाइट है तो h। अंडरस्टूड होगा। अगर मान लो मैं बोलने में भूल भी गया तो आप उसको अंडरस्टूड मानिएगा, मैं इस एजम्पशन को साथ में लेके चल रहा हूँ। ये रॉड है और उसका मास m है, उसका लेंथ L है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? बिल्कुल बीचों बीच होगा, यहाँ पर होगा। लेकिन हाउ कैन यू प्रूफ? तो आइए प्रूफ करते हैं। तो मैंने आपको जो सिखाया था अभी, आपको क्या सिखाया था बच्चों कि एक्स एक्सिस आपका ऐसा होता है और वाई एक्सिस ऐसा होता है। तो हम क्यों ना इसी से मान लें ओरिजिन सिस्टम में, तो यहाँ से कुछ मान लेते हैं डिस्टेंस x और ये छोटा सा है dx ऐसा। तो इस dx पार्ट का मास कितना होगा? dm। तो मैं कैसे बता रहा हूँ कि डायरेक्टली वो फॉर्मूला हम यूज आपको करने से बचा रहे हैं, और वो तो करेंगे ही बाद में, लेकिन एक दो आपको इंट्रोडक्शन दे दे रहे हैं कि मतलब वो कैसे हुआ। अभी जो dm, ये जो मास है इसका dx पार्ट का जो मास है उसका मास dm है। तो एज ए उसको इमेजिन करिए कि ये छोटा सा जो बॉक्स होगा वो तो डिस्क्रेट होगा ना, तो उसको हम सेंटर ऑफ मास अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? और x के अबाउट ही होगा, तो x सेंटर ऑफ मास, और कोई आपको मिलेगा भी नहीं क्योंकि y तो उधर है ही नहीं और उसका थिकनेस इतना है नहीं। रॉड के लिए ही होता है ना कि उसका जो क्रॉस सेक्शनल के एरिया के मुकाबले लेंथ बहुत ज़्यादा हो, तो डायमीटर में कोई इसका फर्क कट करेंगे तो कंसिडरेबल चेंज आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो इसका टोटल मास अगर उस डायरेक्ट फार्मूले को अगर करिए तो 1/m इसका टोटल मास है, और यहाँ से ए डी एम इंटू ए एक्स, यही होगा। डी एम ए डिस्टेंस और एक्स ए हो गया। अब बात यह है कि हमारा x का वैल्यू, अच्छा x को देखिए कि यहाँ ओरिजिन पे रख रखा है और कहाँ तक चाहिए? L तक। तो लिमिट तो क्वाइट क्लियर है कि x का वैल्यू 0 से लेकर L तक आपको निकालना है, तो 0 टू लेकर L तक करना है। लेकिन इसका क्या करें? इस dm का क्या करें? जो डिफरेंशियल इनफाइनेटली स्मॉल मास है उसका क्या करें? तो उसके लिए क्या होता है बच्चों कि आपको 3 तरह का डेंसिटी बताया गया था। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि 3 तरह के मास होते हैं। एक तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन से होते हैं जो कि एक रॉड उस कैटेगरी में आता है। तो इनका भी होता है डेंसिटी, इनको बोला जाता है लीनियर मास डेंसिटी। उसको दिखाते हैं लैम्डा से। लैम्डा इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ। इसमें क्या होता है बच्चों कि उनका जो लेंथ बहुत ज़्यादा होता है उसके कंपेयर में उनका जो क्रॉस सेक्शनल या डायमीटर कह लीजिए, जो अभी मैं बोल रहा था, वो बहुत ही निग्लेक्जिबल होगा। और इस रॉड के लिए देखिए तो इसका L है और डायमीटर आप देख लीजिए कितना है, तो उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से एक होता है सरफेस डेंसिटी। तो सरफेस मास डेंसिटी में क्या होगा कि केवल सरफेस रहेगा। जैसे कि आपका पेज देखते हैं ना, तो पेज का एरिया देखिए और उसका थिकनेस देखिए, जो उसका एरिया होगा या लेंथ ब्रेड्थ होगा उसके मुकाबले में उसका पेज का हाइट देखिए, बहुत ही निग्लेक्जिबल है। तो वैसे, और दूसरा एक डिस्क, जैसे बच्चों लोग खेलते हैं या CD डिस्क, आप कॉम्पैक्ट डिस्क तो देखे ही होंगे, तो उसमें उसका जो सरफेस है और उसके मुकाबले उसका थिकनेस है उसको आप समझिए तो आपको मिलेगा। तो जहाँ पर कहीं पर केवल सरफेस इन्वॉल्व हो तो उसको बोलेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? मास पर यूनिट एरिया। और तीसरा डेंसिटी है रो, जो कि नॉर्मल होता है मास बाई वॉल्यूम, जो तीनों में होगा। जैसे कोई सॉलिड टाइप का चीज़ है, जैसे सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड तो सभी थे, सॉलिड स्फीयर है तो उसमें लेंथ हाइट विड्थ तीनों है ना, तो उससे उसको समझेंगे। तो खैर इस पर आते हैं, तो इसका मास पर यूनिट, इस डीएम पार्ट का मास क्या होगा? तो इतने पार्ट का मास कितना है? m, तो L का है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस कॉन्सेप्ट के साथ जाते हैं, मास पर यूनिट लेंथ। तो इसमें क्या हो जाएगा? m/L ऐसा। तो मास ऑफ डीएम पार्ट, तो मास पर यूनिट लेंथ है तो उतने का मास कितने का था? dx पार्ट का था, तो उतना का डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर देंगे, यही होता है ना।
कि पर यूनिट लेंथ है तो जितने का हो गया उतने से आप डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उतना आ जाएगा। तो उस डीएम का जो वैल्यू है मास ऑफ डीएम पार्ट का इतना हो जाएगा। तो इसका वैल्यू यहाँ पर चाहिए क्या, ये हमें पुट करना है। तो इसको लेकर आते हैं 1/m डीएम पार्ट का m/l इंटू एक्स इंटू डी एक्स। उसको थोड़ा सा और अच्छे से कर लीजिएगा। m से m तो अपने घर गए, तो यहाँ से हो गया 1/l और इंटीग्रेशन 0 to l x इंटू डी एक्स। अब x का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों, x²/2, तो कितना हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट l²/2। तो l²/2 इंटू l कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो l/2। तो मैंने कहा था ना कि इसका बिल्कुल सेंटर में होगा, तो यहाँ से आप देखेंगे l/2, 0। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से आप ऐसा प्रूफ करेंगे। तो यही काम बाकियों के साथ भी करेंगे बच्चे। अब वो आपको टेक्निक सिखाऊंगा। तो ये टेक्निक आपको जो सेंटर ऑफ मास जो निकालने का काम है वो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में भी डिट्टो ऐसा ही मिलेगा, बस वहाँ पर थोड़ा सा एलिमेंट चेंज होगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। पॉज करके कर लिए होंगे। अब देखिए इसके बाद इसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, अगर हमें इसका बताना हो तो अगर ये कंप्लीट रिंग होता बच्चों, ये ऐसा होता, ये ऐसा रिंग होता, अच्छा तो नहीं बना लेकिन इमेजिन कर लीजिए अगर रिंग ऐसा होता तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता, बिल्कुल एकदम बीचों बीच होता, इसके सेंटर पर होता। लेकिन ऐसा है नहीं, अभी जैसे सेंटर पे है रहता तो ऐसा हुआ। अगर कट कर दिया, लोअर हाफ मास उसका हटा दिया, तो ये वाला पोर्शन जो एक्स एक्सिस के सिमेट्री में, तो अभी तो अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। तो जो हैवियर कौन सा होगा, अपर पार्ट। तो सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट टू द अपवर्ड। एक बात ऐसा। अच्छा अभी मान लीजिए कि जैसा कि इस तरह का है और इसको कट कर दे, या अगर मैं कह रहा हूँ कि अभी वाई एक्सिस में ही गया, अभी देखिए वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है क्या, आप इमेजिन करके देखिएगा ऐसा। तो जितना मास इधर है कट होने के बावजूद भी या कट होने से पहले भी वो तो सिमेट्री सेंटर पे था। अगर कट हुआ तो आप इसको वाई एक्सिस के अबाउट देखिए, तो दोनों तरफ सिमेट्री है। तो इसीलिए उधर वाई एक्सिस के अबाउट दाएं और बाएं मतलब लेफ्ट और राइट सेंटर ऑफ मास वॉन्ट बी चेंज, इट विल हैव द कांस्टेंट टुवर्ड द, it will have to be shifted toward the x-axis because it is unsymmetrical about the x-axis and mass is more on the y-axis part. So mass obviously or center of mass will be obviously shift toward the y-axis. तो समझ में आया होगा बात आपको बच्चे कि सेंटर ऑफ मास जो होगा वो y-axis के अबाउट शिफ्ट कर जाएगा। तो अब आइए इसका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं और इनको टाटा बाय बाय कर दिया जाए। तो जैसा इसमें आप देख रहे हैं कि फिगर पहले से बना हुआ है और उसका रेडियस कितना है r, और मैंने आपको बोला था कि इसमें आप अपने आप उसका मान सकते हैं m। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग के लिए देखना है। तो अभी इसके करने के लिए अब सोचा जाए कि कैसे निकलेगा डीएम पार्ट। तो डीएम पार्ट तो कहीं कुछ ऐसा होगा ना यहाँ से, और इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना हो जाएगा ए आर, तो ये भी आर, ठीक। तो इसमें ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ से अगर एंगल थीटा हो रहा होगा तो छोटा सा पार्ट ये एंगल कितना सबटेंड कर रहा होगा, डी थीटा। बताओ बच्चों ये होगा, अगर ये थीटा है तो बहुत छोटा सा पार्ट, जैसे एक्स होता था तो डी एक्स लेते थे, तो वैसे ही थीटा है तो डी थीटा लेंगे। ये सबटेंड कर रहा होगा डीएम पार्ट पे। तो हमें डीएम पार्ट का मास निकालना होगा, और रिंग भी किस कैटेगरी का है, ये लीनियर मास डेंसिटी वाले में से है। तो करेंगे क्या कि इसका मास पर यूनिट लेंथ निकाल लिया जाए पहले, और उसमें से ये जो डीएम पार्ट पर ऐसे जो गया हुआ होगा इसका लेंथ से कर लेते हैं डीएल। और डीएल तो आप बचपन में सीख लिए थे ना, आर्क। आर्क कैसे क्या होता है, आर इंटू डी थीटा, रेडियस इंटू एंगल। ये डीएल पार्ट इतना वाला पार्ट कितना सबटेंड एंगल कर रहा होगा, डी थीटा। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि आर इंटू डी थीटा ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल। तो अब इसका अगर हम मास अगर निकालना हो, या सबसे पहले तो लीनियर मास डेंसिटी है, रिंग को इमेजिन कर लिया ना बच्चों, केवल लेंथ इसमें इन्वॉल्व है, कोई सरफेस एरिया नहीं है। दैट इज वाई वी विल टेक द मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ अगर निकालें तो इसमें मास कितना है m, और लेंथ कितना होगा बच्चों इनका, बताइए सोचकर। पूरे सर्कल का कितना होता है सरकमफरेंस, 2 पाई आर, तो आधे का कितना होगा पाई आर, तो यहां से हो जाएगा पाई आर। तो मास ऑफ डीएल पार्ट का कितना होगा, डीएम होगा क्या, तो डीएम होगा तो m इंटू
पाई आर इंटू डी एल पार्ट के लिए इतना ही मल्टीप्लाई करेंगे, और डी एल की जगह पे क्या है बच्चों, एम इंटू पाई आर, और डी एल की जगह पर आर इंटू डी थीटा, ये तो आ गया आर इंटू डी थीटा। ठीक है, अब थीटा को कैसे शामिल किया जाए? अच्छा, उसका डिस्टेंस कितना है? जैसे आप देखेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि वाई सेंटर ऑफ मास में ही वाई की तरफ होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कहीं होगा, तो ये चीज़ आप अगर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब वो पूरा वहाँ तक होना चाहिए था, फिगर थोड़ा सा ऊपर बन गया है ये ऐसा, तो ये वाला चीज़ कितना हो जाएगा, ये आर है, ये थीटा है, तो सामने से आर साइन थीटा, ऐसा ही बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर जब हम इसका लिखने जाएंगे, जो आपको सिखाया था, मतलब कि ये चीज़ वाई सेंटर ऑफ मास अगर हमें लिखना होगा, क्योंकि इसी के अबाउट में है, तो इसमें टोटल मास 1/m इंटीग्रेशन ऑफ dm, तो dm के जगह पर ये पूरी कहानी m अपॉन पाई आर, आर इंटू डी थीटा, m बाई पाई आर इंटू आर इंटू डी थीटा, ऐसा। ठीक, ये आ गया, और dm पार्ट का उतना। अब उसके बाद डिस्टेंस कितना होगा बताइए, वाई सेंटर ऑफ मास, ये जो आर साइन थीटा निकाला है ना, ये आर साइन थीटा ऐसा होगा। ठीक, तो इसमें से अगर आप देखें रहे होंगे, आर आर तो पहले मुहूर्त में इनको हाई बाय करके भेज दिया जाए। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास फाइनली इंटीग्रेशन में 1/पाई उसका पार्ट है, या r/पाई को बाहर निकाल लो, ये तो कांस्टेंट वाले हो गए ना, और यहाँ से साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब क्वेश्चन उठता है, ये देखो यहाँ तक मार्क कर देता हूँ, शायद वो वाटर मार्क लगेगा तो शायद ना दिखे, तो ऊपर में अगर नहीं दिख रहा होगा या लग चुका होगा, वीडियो एडिटिंग अभी तो हुआ नहीं है, तो वो लोग जब देखेंगे तो वो लोग तो हो सकता है कि हो जाएगा, तो मैं इसको बोल देता हूँ। क्या है कि r/पाई साइन थीटा डी थीटा है। अब इसका थीटा का वैल्यू में देखिए कहाँ पर है, थीटा का वैल्यू यहाँ से एक्स एक्सिस से लिया गया है ना, तो ये छोटा सा रिंग यहाँ पर जब टच कर रहा हो एक्स एक्सिस को, तब उस समय एंगल कितना होगा बच्चों, थीटा इक्वल टू 0, और जब ये पूरा ऐसे यहाँ से इधर आ रहा है तो इस समय कितना हो जाएगा, यहाँ से इस पाई 180 डिग्री ना, तो इसका जो थीटा का लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 टू 0, 0 टू पाई या 0 टू पाई, ऐसा होगा क्या, बिल्कुल ऐसा ही होगा। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता होगा, माइनस कॉस थीटा होता है और कॉस पाई -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस पाई माइनस कॉस 0, माइनस ऑलरेडी अगर बाहर लगा हुआ है तो -1 -1, तो -2 और माइनस माइनस वुड बी प्लस, तो ये कितना आ जाएगा 2r/पाई, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या यहाँ से 2r/पाई। तो सेंटर ऑफ मास बच्चों ये 2r/पाई आया, या यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ, वाई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 2r/पाई। ठीक है, तो ये बात समझ में आया आपको? ठीक है, अगर आया तो इसको आप लिख सकते हो, लिख लीजिए। ठीक है, अब आ जाइए। अच्छा, लिखा है या नहीं लिखा है वो? ठीक, पॉज अब तो हो गया होगा ना बच्चों, जिनका नहीं हुआ होगा अब तो हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। देखिए जैसा यहाँ पर ये बता ही रहे, सामने फिगर भी है कि अगर इसका रेडियस r है और सेमी सर्कुलर डिस्क का मतलब कुछ ऐसा है बच्चों, प्याज आप लोग खाते होंगे ना, तो प्याज का जो आप परत देखिए, जैसे अगर पहले अगर ऑनियन बल्ब होगा तो मल्टी लेयर ऑन पुट ऑन द सिंगल लेयर, आप उसको देखेंगे तो सॉलिड हो जाएगा। आप उसको बीच से चॉप अप करिए, बीच से कट जो करते हैं, तो एक उसका चिप्स पकड़िए, तो एक चिप्स को जब पकड़ेंगे तो उसका बहुत सारा इस तरह का सैलेड के टाइम पे आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, तो हाफ मतलब उसका एक सेमी सर्कुलर रिंग टाइप में आते जाएगा। तो बहुत सारे सेमी सर्कुलर रिंग को अगर जब हम एम्बेडेड मतलब एक तरह से अगर हम उसको पैटर्न में सजाएंगे, या एक ऐसा जो रिंग है इसको अगर हम ऐसा करेंगे तो कैसा बन जाएगा, डिस्क बन जाएगा। तो यानी कहने का क्या मतलब है कि जो डिस्क बना होगा वो कैसा होगा, बहुत सारे रिंग से एक सेमी सर्कुलर यूनिट से बना होगा। तो इसीलिए उसको पकड़ा कि अगर x रेडियस है और इसका dx है तो उस dx पार्ट का ही रिपीटिशन हुआ होगा, और लेकिन वेरियस रेडियस के साथ।
So again, due to the previously we have been discussed that कि it is symmetry about the y-axis, so center of mass won't be shift about the x-axis. If you look at that, the is unsymmetrical about the x-axis. So means lower upper half of जो मास है, लोअर हाफ तो गायब है, तो इसका सेंटर ऑफ मास पहले, अच्छा पहले जब वो डिस्क होगा तो उसका बिल्कुल यहाँ पर सेंटर ऑफ मास होगा, एकदम बीचों बीच यहाँ पर होगा। जब ये जैसे ही कटा तो इसका सेंटर ऑफ मास फिर क्या होगा, वाई एक्सिस के अबाउट शिफ्ट होने लगेगा। तो हमें फिर से उसी का बताना है। तो इसमें हमने ये डिस्कवर किया अभी के डिस्कशन से कि जो डिस्क होगा वो रिपीटिशन यूनिट ऑफ किसका होगा, वायर का, सेमी सर्कुलर वायर का या सेमी सर्कुलर रिंग का। तो उसमें हमने यहाँ से लेकर एक्स ले लिया और इसका छोटा सा एलिमेंट डी एक्स ले लिया। तो पहले उस डी एक्स पार्ट का मास निकाल लिया जाए। और ये बच्चों कैसा है, लेमिना है, मतलब कि सरफेस पर है। तो अगर मास पर यूनिट एरिया निकालना होगा, मतलब वो तो बात ऑन है कि अगर वाई सेंटर ऑफ मास अगर आप करोगे तो आपको लगाने वाले तो ही हैं 1/m इंटू वाई सेंटर ऑफ मास, इसके लिए इंटू डी एम। काम तो ही करेंगे ना, ये विजिबल है। तो उसकी कहानी उस डीएम को पहले लेकर आना है। डीएम का मास कितना होगा, जो डीएक्स पार्ट का होगा। आप उसको कट करके भी देखिए, जब उसको आप ऐसा खोलेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो गया, ये ऐसा यही होगा ना। तो हमें इस पार्ट का मास लाना है। तो सबसे पहले तो देख लें कि इसका, अगेन अभी देखो मैंने कुछ बोला नहीं था तो, लेकिन आपके मन में ऐसा चलना चाहिए कि मास एम है, रेडियस आर है, आर तो गिवन ही है। तो मास पर यूनिट एरिया निकाल लिया जाए बच्चों पहले। मास पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा, m/πr²/2 है ना, क्योंकि इसका एरिया कितना होगा, πr²/2, पूरा तो है नहीं, हाफ है। अच्छा, अब मास ऑफ dx पार्ट, BDM है, तो इसमें हमें उतना ही छोटा सा एरिया मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। m/πr², इस 2 को ऊपर भेज दीजिए, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, ये देखिए सेमी सर्कुलर रिंग है ना, तो इसका ये वाला लेंथ एरिया के लिए क्या चाहिए होगा आपको, लेंथ इंटू दिस पार्ट dx। तो ये dx है, ये छोटा सा स्ट्रिप है, इसी को ऐसे बना दिया गया है। और लेंथ कितना होगा बच्चों, 2πx, क्योंकि x रेडियस का उसमें है सेमी सर्कुलर। तो यहाँ पर इसका 2πx जो उसका सरकमफरेंस होगा। ओ, एक गलती और हो रहा है, 2πx क्यों नहीं हो, 2πx नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सेमी सर्कुलर जब बोल रहा हूँ तो इस 2 की तो ज़रूरत है नहीं ना, केवल πx होगा। तो πx इंटू dx, तो यहाँ पर हम इसको πx इंटू dx से मल्टीप्लाई कर ले, तो पाई अपने घर चले गए। अगर यहाँ से ही अगर देखें तो खैर अपने घर जाएंगे, और जब जाएंगे और मास से भी वो अपने आप चले जाएंगे। तो वाई सेंटर ऑफ मास अगर हम लिखना चालू करें तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1/m, तो आप ऐसे लिख ही लीजिए। और ये पूरा कहानी इनको उधर डिपिक्ट करना है, तो 2m/r² इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा होगा। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि जैसे रिंग का तो हमने पहले ही निकाल रखे, तो हमें अलग से वो सब एजम्पशन करने की ज़रूरत नहीं है कि थीटा और उसके टर्म में बेसिक से सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको देख रखा है। क्या देख रखा था कि जो रिंग का सेंटर ऑफ मास होता था, क्या होता था, इस 2r/π, ऐसा कुछ होता था 2r/π। तो यहाँ पर हम जो अभी हम ऐसा कर रहे हैं, या ये जो डीएम के साथ में जो यहाँ पर y लिख रहे हैं ना, तो इसका सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी ले ले, मतलब कि अगर यहीं पे ले ले सेंटर ऑफ मास, इस रिंग का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो सारे लोग का ऐड अगर होगा तो कितना हो जाएगा सेंटर ऑफ मास, सब ऐड होते जाएगा अपने आप। तो इसका सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 2x/π। अगर किसी बच्चे, अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होगा, जो रिंग का सेंटर ऑफ मास होगा कितना होगा, अभी पीछे डिस्कवर किया था 2r/π। तो यहाँ पर x रेडियस का है तो कितना हो जाएगा 2x/π। अगर x इसी को माने हैं तो 2x/π हो जाएगा। अब इस रिंग, पर्टिकुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास 2x/π है dx का, तो अगर हम सम अप करेंगे तो पूरे का मिल जाएगा ना। और y वही डिस्टेंस होता था कि जहाँ से उसका dm का है, तो उसका सेंटर ऑफ मास के लिए ले लिए। क्योंकि अब देखो कि dx वाला, अब सर आपने क्यों लिया ऐसा, इसलिए लिया बच्चों क्योंकि ये dm वाला जो dx वाला पार्ट है, तो हर जगह तो से तो उतना डिस्टेंस पे नहीं है ना, हर से तो जैसे x अगर उसको कहेंगे
डीएम वाले पार्ट को, तो फिर तो आप उसको जब सॉल्व करेंगे तो फिर से आपको dx 2x बाई पाई ही मिलेगा। सो दैट इज़ वाई उसका सेंटर ऑफ मास वहाँ से ले लिया। अच्छा, एक चीज़ अब देखिए कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। x तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था और x ऐसे है, तो स्टार्ट होते होते कहाँ मिलेगा, एंड होगा r पर, और स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो क्यों ना dx पे जो वेरिएशन है तो ये 0 टू r इंटीग्रेशन है क्या, इसको ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब देखिए कि यहाँ से m को तो पहले मूल से हटा लिया जाए, और क्या बचा हमारे पास 2 बाई आर स्क्वायर, ऐसा 2 पाई आर स्क्वायर जो उधर था। अच्छा, एक 2 और भी है तो चलो 4 कर लेते हैं, 2 2 जा 4, और क्या यहाँ पर है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और इंटीग्रेशन क्या बोल रहा है बच्चों 0 टू आर। तो बच्चों वाला खेल अब हो गया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलिए कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट करेंगे तो आर क्यूब बाई 3 माइनस 0, तो आर क्यूब से वो आर निकल जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 4r बाई 3 पाई। तो यहाँ से जब इसको करेंगे 4r बाई 3 पाई, इस तरह का ऐसा इंटीग्रेशन करने के बाद आएगा। तो ये बात समझ में आया। देखो, ये कहानी इसलिए बताया जा रहा है कि आपको एग्जाम में इतना करना है, एग्जाम में तो कभी आएगा ही नहीं क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, तो आप उसको बैठेंगे ही नहीं करने के लिए। और कहाँ पर होगा, तो अगर आप इस गो थ्रू कर गए, अगर जा रहे हैं, तो आपके दिमाग में रच बस जाएगा 4r बाई 3 पाई, तो इसलिए इसको बताया जाता है। बाकी इसमें अगर हाँ जैसे डायरेक्ट होगा तो हम इसको अभी यूज़ करेंगे, अभी आगे भी देखिएगा कि इसको फटाफट इसको यूज़ करेंगे कहीं ना कहीं। तो आपको क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट यूज़ करना है। टेक्निक इसलिए बताया जाता है कि अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन है तो आप उसको सोच लेंगे, क्योंकि एडवांस के लिए अगर आप जा रहे हैं तो उसमें क्या होगा, बेसिक से सारा कुछ पूछा जाएगा। तो आपको बेसिक अगर आएगा निकालने कि अगर इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा टेक्निक यूज़ करते हैं, फिर इसमें ऐसा करते हैं, तभी तो आप कर पाएंगे। सो दैट इज़ वाई, इसीलिए बताया जा रहा है। अब इसको नोट डाउन आप अपना कर सकते हैं, कर लीजिए। मैं स्क्रीन से इधर से हट जाता हूँ, इसको पॉज कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए नेक्स्ट में क्वेश्चन में, या नेक्स्ट पार्ट में इसके। हाँ, ये देखिए क्या कर रहा है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर। तो सॉलिड हेमिस्फेयर के लिए अगर देखा जाए तो फिर से अगर वो तारबूज या वाटरमेलन वगैरह आप लोग देखे होंगे और गेम खेले हैं कट कट करने वाला, तो आप उसको अगर सॉलिड अगर या जो वाटरमेलन है उसको आप इमेजिन करिए, कट 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 करिए। तो यहाँ से ऐसा इस तरह का, तो या जो अभी 3D में विजुलाइज कर पा रहे होंगे इसको आप, जो आप इसको ऐसा विजुलाइज कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि बहुत सारे ऐसे ऐसे क्या होंगे, डिस्क रखा होगा, तो देखो आ गया ना डिस्क फिर से यहाँ पे, लेकिन ये डिस्क उस तरह से नहीं है, थोड़ा सा अलग है ये डिस्क। तो मान लीजिए कि अगर ऐसे आप यहाँ पर आया होगा तो ये आर होगा, स्मॉल आर कर देते हैं, इसका कैपिटल आर है, तो यही हुआ होगा। ठीक है, तो और इसमें एक छोटा सा ऐसा उसका डिस्क का कर लेते हैं। तो ये बच्चे जो आपका सामने से अगर देखेंगे तो थिकनेस होगा dx, ये वाला, मतलब कि इसका रेडियस अगर r होगा, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि r का मतलब कीप चेंज करते जाएगा ना रेडियस। यहाँ पर टॉप पे देखिए और सबसे बॉटम पे देखिए, तो इसका रेडियस इतना है और सबसे बिल्कुल वाले का बिल्कुल निग्लेक्जिबल होगा। तो इन जनरल कहीं एक r ले लेते हैं और उसका एक ऐसा मैं बना देता हूँ सामने से, ऐसा dx, और ये सामने से आपका कुछ r इसका रेडियस होगा। तो इसमें आप एक काम और या ऐसा कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये x है, क्योंकि इसको x फिर से मान लेते हैं, y सेंटर ऑफ मास तो होगा ही होगा, तो उसमें ये r होगा, क्योंकि बाद में उसको स्मॉल r को हटाना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको लग रहा है होगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर। तो स्मॉल r स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर कहीं ये मिलेगा तो ऐसा। अच्छा, अब उसका हमें क्या करना होगा कि उस डिस्क का निकालना होगा,
उसका मास, कि डिस्क का मास क्या होगा, मतलब फिर से वही काम अगर मैथ से पूछेंगे तो वाई सेंटर ऑफ मास, देखो सिमेट्री फिर से वही कहानी होगा क्या, इसके लोअर हाफ पे तो होगा नहीं, इसके अपर हाफ पे होगा, तो वाई सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा बच्चों, 1/m इंटू डी एम इंटू एक्स, यही आपको सिखाया गया था, x डिस्टेंस पर है तो x होगा। तो अभी इसका मास ऑफ, लेकिन हमें उसके पहले इस जो dx पार्ट जो निकला, वो छोटा सा जो डिस्क, जो पतली सी डिस्क आया, उसका हमें निकालना होगा, क्या, उसका वॉल्यूम निकालना होगा। क्यों, क्योंकि अभी स्फीयर है और कैसा है, सॉलिड है, सॉलिड हेमिस्फीयर, और उसका मास m और रेडियस r तो है। तो हम इसका फिर से क्या करेंगे, जैसे वहाँ पर करते थे कि अभी पहले वाले में रॉड के लिए क्या लिया था, यूनिट मास लिया था, मास पर यूनिट लेंथ लिया था, दूसरे वाले में मास पर यूनिट एरिया लिया था, अब तीसरे वाले में क्या लेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट अगर वॉल्यूम अगर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, m अपॉन, और हेमिस्फीयर है तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2/3 पाई r क्यूब, यही ना। अच्छा, अब उसने पार्ट का अगर हमें निकालना हो कि सर्कुलर जो डिस्क निकल कर आया, तो उसका एरिया, उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो उसमें क्या होगा, दो चीज़ें होगा। वॉल्यूम के लिए तो आप ये जानते हैं ना, एरिया इंटू लेंथ होता है। तो एरिया में उस सर्कुलर पार्ट का, जो ये सर्कुलर पार्ट ऐसा बनाया हुआ है, तो उसका कितना हो जाएगा, अगर r रेडियस का है तो 2πr², यही ना, सॉरी πr² होगा, और उसके साथ उसका थिकनेस कितना है, dx, तो dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह का कुछ बनेगा। इसका एरिया इंटू dx उसका लेंथ है, तो वहाँ पर अगर पुट कर दें πr² इंटू dx, तो वो आपको निकल कर आ जाएगा, यही होगा बच्चों। ठीक है, तो इसको आकर यहाँ पर लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, πr² इंटू dx, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया क्या, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 3/3m/2r³ हो जाएगा ऐसा। और r² की जगह पे क्या लिख लेंगे, r² माइनस x², ऐसा। ऑफ कोर्स dx को क्यों छोड़ेंगे, देखो इसीलिए उसको लिखा था, जो r², स्मॉल r² था ना, तो r² माइनस x², तो x² में हो गया और dx के उसके फंक्शन में आ गया ना, तो हमारा काम हो गया। अब वहाँ से उसका डिस्टेंस कितना था, इसमें डिस्क वाले का जो होगा, तो सेंटर ऑफ मास तो उसका वहीं सेंटर पे होगा ना, तो इसीलिए उसका सेंटर ऑफ मास x लिया गया। अब इसका वैल्यू पुट आइए कर लेते हैं, यहाँ पर तो आएगा नहीं, तो अगले वाले में इसको पुट करना है यहाँ पर, इसमें। तो अगर y सेंटर ऑफ मास आप लिखेंगे, अच्छा उसमें आओ लिमिट का भी वहीं से आपको अंदाज़ा लगवा दें, और कि x का वैल्यू आप देखिए कहाँ से कहाँ तक है, x का वैल्यू जब 0 होगा तो बिल्कुल इसके सेंटर पे, और इसमें जब x = r पहुँचा देंगे तो पूरा उसको कवर कर लेगा। तो यानी कि हमें जो लिमिट लेना है वो कहाँ से कहाँ तक लेना होगा बच्चों, 0 to r। तो यहाँ पर इसका वैल्यू 0 to r ऐसा ले लें, और क्या क्या बचा हमारे पास यहाँ से, अच्छा अभी तो पूरी कहानी लिखना ही है इसको, ठीक है। तो 3m/2r³, आप ध्यान से देख रहे होंगे तो वो 2/3 पाई r³ वाला है, तो उधर ही जा रहा है। तो 3m/2r³, 3m/2r³ r² माइनस x² dx और इंटू x ऐसा होगा, यही होगा, एक बार चेक कर लिया जाए यहाँ से। 3m/2r³ r² x² dx, तो एज इट इज़ हो गया, और dm कब मास था, और इंटू x वहाँ से डिस्टेंस था, तो उसको कर लिया। तो और एक चीज़ और, कि जो उसको पूरे से मास से डिवाइड होता था, तो 1/m, ये लिखा गया है। जिनको विजुलाइज करने में दिक्कत हो रहा है, यहाँ से विजुलाइज कर लें। dm इंटू x, या y के लिए जो था तो x वैल्यू था, तो अब इसमें हमें करना है, तो m से m तो आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, और फिर r² माइनस x², तो x एक अंदर की तरफ जाएगा, तो 0 to r कर लें, और इसको 3/2r³ को बाहर ही कर दीजिए, इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं है। और यहाँ से कितना हो जाएगा, r² इंटू x माइनस x³ dx, तो कितना हो जाएगा, 3/2r³। अब इसका r² इंटू x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2 हो जाएगा, पहले से यहाँ पर है, तो
आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ से एक्स क्यूब का करेंगे तो एक्स 4/4 ऐसा मिल जाएगा। और इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट ऐसे रख लेंगे। तो यहाँ से आर एस टू द पावर 4/2 और आर एस टू द पावर 4/4, तो यहाँ से हाफ माइनस 1/4 करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू जब आप देखेंगे 3/2r³ और यहाँ से r, ये समझ में आया ना, आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो आर रेज टू द पावर 4/2 हो जाएगा, तो 1/2 माइनस 1/4, तो r/4/4 ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल हुआ तो कितना हो जाएगा, ये r³ से r कैंसिल हुआ तो कितना हो गया बच्चों, 3r/8 ऐसा आ गया क्या सेंटर ऑफ मास के लिए। तो जो हेमी स्फीयर का जो था, हेमी सॉलिड स्फीयर के लिए था, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई करेगा बच्चों, 3r/8। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया होगा। तो इसको आपको नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद इसको अगर करना है तो इसको कर लीजिए। ठीक, अब आ जाइए नेक्स्ट में। हाँ, इसके पहले एक और रह रहा है यहाँ पे जो हेमीस्फीयर के लिए है, सॉलिड सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमीस्फीयर। तो आप इसको एक हॉलो सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो हेमीस्फीयर होगा तो कैसा होगा, उसको मैं आइए यहाँ पर है तो नहीं, लेकिन मैं अपने तरफ से आपको समझा देता हूँ कि अगर इस तरह का अगर हो, खैर इसमें तो 3 डायमेंशनल दिखाने की ज़रूरत नहीं होगा, केवल ऐसा ही होगा। मतलब आप देखते होंगे ना कि जैसे बॉल है आपका, आप जो कॉस्को वाली बॉल खेलते हैं तो कभी फट जाए तो केवल पतली सा लेयर होता है उसमें, तो उस तरह का या कुछ इस तरह का स्फीयर जो कि हॉलो हो, अंदर कुछ ना हो, खाली हो, तो उसमें क्या होगा कि जब आप सेम टेक्निक आपको अपनाएंगे ऐसा ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर मास जो होगा, वॉल्यूम तो है लेकिन ठीक है, उसका मास पर यूनिट एरिया जो ऐसा मतलब अभी जो लिया था, तो उसमें क्या होगा कि थोड़ा सा वो कर्व होगा, क्योंकि सॉलिड में तो एकदम हमें लेयर मिल गया था ना, तो इस तरह का कुछ मिलेगा, इस तरह का आपको ये वाला मिलेगा, जो आप इमेजिन करेंगे ऊपर या नीचे की तरफ, जैसे भी आपको सोचना हो। तो इसको जो रेडियस आपने यहाँ से लिया था आर के लिए जो, तो वहाँ पर क्या होगा कि आर कॉस थीटा हो जाएगा, जो लैटरल रेडियस होगा तो उसमें ये होगा। तो उसका सेंटर ऑफ मास आप देखेंगे तो बिल्कुल बीचों बीच काम करेगा। क्यों? क्योंकि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है दूसरे तरीके से, मतलब कि ऊपर से ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहीं r/2 डिस्टेंस पर आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हॉलो स्फीयर के लिए जो उसका सेंटर ऑफ मास होगा वो r/2 पर आएगा। तो ये आपको बस ध्यान रखना है या करना है, तो उसका ज़्यादा नहीं है, वो सिमिलरली रिपीटिशन ही इसी का है। तो बस खाली चौकन्ना ये रहना रहता है कि अभी जैसे मैंने वहाँ पर r के लिए निकाला था और यहाँ पर क्या होगा, वो कर्व रहेगा, तो ये वाला पार्ट जो लेटरल वाला जो रेडियस होगा वो r cos थीटा के लिए होगा। ठीक है, ठीक है, अब आ जाइए इसके दूसरे पार्ट में चलते हैं। ये तो ठीक है, तो 3r/8 वाला, तो इसको आपने लिख लिया होगा, पहले ही लिख लिया है। ठीक है, अब देखिए किसको अगर देखते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सॉलिड कोन, तो इसमें अगर आप देखेंगे कोन के लिए, जो आप आइसक्रीम वगैरह कोन वाला खाते हैं या उसके लिए, तो उसमें आप देखिएगा तो यहाँ पर क्या था कि जो आपका सॉलिड डिस्क था, सॉरी सॉलिड आपका जो स्फीयर था, इसमें और इसमें ही डिफरेंस है, या वहाँ पर भी बैरिंग आपको रेडियस था। ठीक है, तो यहाँ पर वहाँ पर क्या था कि एक r आपका 0 to r था, यहाँ पर 0 to h अगर हाइट अगर उसका होगा तो, और उसका मास इसका m है और रेडियस इसका r है। तो आप यहाँ पर जब वैसे ही जब आप कट करेंगे तो ये आपको डिस्क ऐसा दिखाई पड़ रहा है, 3 डायमेंशनल में विजुलाइज करेंगे। थोड़ा सा और मैं खींच देता हूँ ऐसा कलर, अंदर की तरफ आप देखेंगे कि अंदर की तरफ वो है, तो इसको कट करिए तो आपको एक जैसा एलिमेंटल डिस्क ऐसा मिलेगा। तो इसका आर की रेडियस की चेंज करते हुए जाएगा ना, तो हमें और सॉलिड है, जैसा नाम में है सॉलिड कोन है, तो सॉलिड कोन का मास कितना होता है, m अगर है ले रखा है तो, और उसका रेडियस r है और हाइट h है। तो सॉलिड है और यूनिफॉर्मली मतलब इसका बेस है और इसका हाइट है, यानी इसका वॉल्यूम होगा। तो इसका अगर छोटे सा एलिमेंट का मतलब इसका dx का लेना अगर होगा और सेंटर वहीं से ले लेंगे उसके लिए करेंगे तो इसमें dx पार्ट का मास कितना होगा, तो उसको आइए निकाल लेते हैं। तो उसके पहले मास पर यूनिट
वॉल्यूम करेंगे तो कितना हो जाएगा m अपॉन इसका कोन का वॉल्यूम कितना होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ऐसा कर लेते हैं अगर हाइट उसका h है तो। अच्छा, उसके करने से पहले आपको ऐसे बता दूं कि अगर आप बीचों बीच एकदम देखिए, हाफ में देखिए, अगर कहीं हाफ अगर मिडिल में हो रहा होगा तो इसका ये वाला पार्ट, तो फर्स्ट टर्म इसका मास देखिएगा तो इसका मास ज़्यादा होगा और उसका मास ऊपर का कम होगा, क्योंकि डिफरेंट रेडियस से होगा। जैसे आर का है और r/2 है तो वहाँ के ऊपर तो डिक्रीज ही कर रहा है ना, और इसके तरफ ज़्यादा होगा रेडियस, तो ज़्यादा रेडियस होगा तो ज़्यादा मास भी होगा। तो आप पाएंगे कि ऊपर से सेंटर ऑफ मास कहीं इधर होगा r/2 के नीचे, तो ही होता भी है। आप इसमें देखेंगे कि h/4 अगर हाइट उसका h लिए रखा है तो, या कैपिटल H ले रखा है मैंने तो h/4, और नीचे ऊपर से देखेंगे तो कितना होगा 3h/4। तो आपको ऐसा ही मिलेगा और उसी को हम लोग प्रूफ करके लाएंगे। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर h। वो एक रफ आइडिया आपको दिया है कि इस तरह से हम सोच सकते हैं। अब देखिए कि इनका कितना हो जाएगा, इनका किनका मतलब ये इतने पार्ट का ये तो मास पर यूनिट वॉल्यूम हुआ, तो इतने पार्ट का वॉल्यूम कितना होगा, तो सेम कॉन्सेप्ट जो पीछे लगाया था डिस्क सॉलिड वाले के लिए, तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, और उसमें dx पार्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसा कुछ होगा क्या, बताइए, यही होगा ना। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन अब ये उठता है कि हाउ विल यू कनेक्ट द आर एक्स एंड कैपिटल आर, क्योंकि आर तो उसमें पार्ट में है नहीं। तो उसके लिए क्या होता है बच्चों कि एक सेमी सर्कल वर्टिकल एंगल आपने पढ़ रखा होगा बचपन के दिनों में, tan थीटा का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से r/x इक्वल टू कैपिटल R/कैपिटल H, ऐसा। तो स्मॉल r को रिप्लेस किया जा सकता है क्या, कैपिटल RH इंटू एक्स, तो इसका वैल्यू उठाकर इधर रख दीजिए। तो ये भी किसका मास आ रहा, मास ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम इसके लिए था, तो उसी में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ब्रैकेट में यहाँ पर dm मास भी लिख दे रहा हूँ कि दोनों साथ साथ चल रहा है। तो dm इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से m पाई आर स्क्वायर h, 3 ऊपर भेज दीजिए। अच्छा, पाई को हटा ही देना चाहिए था, r की जगह पर ऐसा कैपिटल R h इंटू एक्स का होल स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो 3m आर स्क्वायर इंटू एच, या एक से h स्क्वायर हो जाएगा, और इसको जब आप कट करेंगे मतलब r से, ये वाला एक r से ऐसा कट हो जाएगा। तो इसको उड़ा दिया जाए हम लोग भी। अच्छा, ये तो r कैंसिल था ना, हटा नहीं। अच्छा चलो इसको हटाओ पूरा, ऐसे लिख देते हैं 3m, एक r से इसको r हटा दे रहे हैं, तो यहाँ क्या बचेगा r बचा, और यहाँ से h स्क्वायर बचेगा, ऐसा 3m/r/h स्क्वायर। और ओ लेकिन r स्क्वायर है ना, तो ये भी r नहीं बचेगा। अच्छा हुआ कि यहीं पर उसको डिस्कवर हो गया, नहीं तो उधर परेशानी बनता हो। तो r स्क्वायर है और r, तो ये तो r तो पूरा आपका उड़ जाएगा, तो 3m बचा, और यहाँ से क्या बचेगा बच्चों h स्क्वायर, और यहाँ से h, तो h क्यूब आ गया, और यहाँ पर x स्क्वायर आ जाएगा, ऐसा। ठीक, तो ये आपका dm पार्ट का, और ऑफ कोर्स साथ में वो dx कहाँ छूट गया था, आ जाइए भाई आप भी इधर, dx ऐसे हो गया। तो dm पार्ट का ये आपका मास यहाँ से निकल कर ऐसा आया। तो अब इसमें अगर हम जो जानते थे, क्या जानते थे हम लोग, y सेंटर ऑफ मास के लिए क्या करेंगे, क्योंकि उसी में, अच्छा इसमें भी देखिए सिमेट्री कैसा होगा, बिल्कुल ऐसा ना, बीचों बीच सिमेट्री अबाउट द y एक्सिस है, तो उधर तो शिफ्ट होने से रहा, और इसमें वर्टिकली अनसिमेट्रिकल है, मास का वेरिएशन आप देखेंगे वर्टिकली होगा, तो सेंटर ऑफ मास भी ऊपर से कहीं नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, नीचे से h/4 और ऊपर से 3h/4 आने वाला है। तो आप इसमें देखेंगे कि 1/m इंटू dm इंटू जो सेंटर ऑफ मास होगा। तो यहाँ पे स्पेस कम लग रहा है, आइए नेक्स्ट पेज पे कर लिया जाए। तो इसको क्या लिखें बच्चों, जो y सेंटर ऑफ मास अगर होगा तो यहाँ से
1/m होगा और 3m/h³ इंटू x² dx, 3m/h³ x² इंटू dx, x³/dx होगा, x³ अच्छा नहीं x² इंटू dx। ये तो इसका था और साथ में आपको x का भी मल्टीप्लाई करना होगा। देखो अभी क्या है कि ये dm पार्ट है ना, ये वाला ये dm पार्ट है, तो साथ में x भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो वही मैंने किया है, तो अपने मन से एक्स्ट्रा नहीं किया। तो m से m घर चले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/h³ इंटीग्रेशन ऑफ x³ इंटू dx। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन x कहाँ से कहाँ तक था, आपको याद होगा कि हमने जो ये बनाया था कोण, ये ऐसा कुछ बनाया था, तो ओरिजिन यहाँ से, इससे हमने x का वैल्यू लिया था कुछ इस तरह का, तभी तो इसको dx कहा था यहाँ से। तो यहाँ से जब वो करेंगे तो 0 to h और यहाँ से 0 to h, तो कितना हो जाएगा 3/h³। यहाँ से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा x4/4 और अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा ले तो 0 to h हो जाएगा, तो कितना हो गया h4/4, तो h से h कैंसिल हो गया तो 3h/4 आया। तो आपको यही बताया था मैंने कि सेंटर ऑफ मास अगर वर्टिकल से देखेंगे तो मतलब नीचे की तरफ ज़्यादा शिफ्ट करेगा 3h/4, और आपको नीचे से बताना होगा तो h/4। तो ऑप्शन में चौकन्ना रहिएगा कि वो नीचे से पूछ रहा है, बेस से पूछ रहा है, या ऊपर से उसके अपेक्स से पूछ रहा है कि जहाँ पर उसका है, तो उस तरह से। तो अब बात आपको समझ में आया होगा बच्चों, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, तो नोट डाउन कर लीजिए। मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ और इसको आप आसानी से ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट में चले जाइए, पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, मतलब ये नहीं कि वेट कर रहे हैं लिख रहे हैं। ठीक है, अब उसको अपना पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट में इसके। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। एक और आपको इसमें बताना था कि जब हॉलो अगर होता है तो उसके लिए क्या होगा कि जैसे आपने देखा था ना कि हॉलो स्फीयर था या सॉलिड स्फीयर था तो उसका 3r/8 आया था, और हॉलो वाले के लिए कितना आ गया था बच्चों, इज r/2। हॉलो स्फीयर, हॉलो हेमी स्फीयर के लिए उसका जो सेंटर ऑफ मास था उसका r/2 पर हो रहा था ऊपर से, यानी कि r/2 बिल्कुल सेंटर पे नहीं। अच्छा खैर r/2 तो कहीं पर हो रहेगा, लेकिन y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, जैसा उस पर रखा हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। तो इसी तरह से जब आप इसके लिए अगर आप फाइंड करेंगे हॉलो स्फीयर के लिए जब फाइंड करेंगे तो इसका जो सेंटर ऑफ मास निकल कर आएगा वो 2h/3 पर आएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि इसमें और उसमें हॉलो स्फीयर वाले में, हॉलो हेमी स्फीयर वाले में या हॉलो आपके इसके लिए, तो उसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे तो कैसा रहेगा, कुछ इस तरह का रहेगा ना, क्योंकि हॉलो है तो उसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन आउटर में होगा, पूरे बॉडी पे तो रहेगा नहीं। तो फिर से जैसे मैंने यहाँ पर r अगर उसका रेडियस का अगर कर रखे होंगे सेंटर से यहाँ से, तो जो सामने से इसका पोर्शन आएगा जैसा उसको कन्वर्ट करेंगे तो कुछ थीटा पर होगा, तो उसमें भी आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो r से एक थीटा, क्योंकि सेमी वर्टिकल एंगल आप यहाँ से कुछ ले लीजिएगा थीटा निकालने के लिए कि और ये x डिस्टेंस होगा, तो ऑलमोस्ट सेम वैसा ही होगा, लेकिन इसका और उसमें जैसे उसमें होता था 3h/4, तो इसके लिए आप देखेंगे तो 2h/3 आएगा। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है और 2h/3, तो देखिए सॉलिड वाले का कितना था 3h/4 था ना, 3h/4 का मतलब कि 0.75 था, तो सेंटर ऑफ मास नीचे था। 2/3 के लिए देखेंगे तो 0.67h है, तो और ये थोड़ा सा ऊपर है क्योंकि हॉलो है तो मास नीचे और कम हो, मतलब उतना डिस्ट्रीब्यूशन उसका नहीं होगा क्योंकि उतना हैवियर नहीं होगा, बेस के पास नहीं जाएगा। और ये देखिए, तो आप इसमें भी कंपेयर करा सकते हैं कि हॉलो और उसके लिए। तो ये आपको कंपेयर इसलिए करवाया बच्चों कि आपको उधर काम मिलेगा, उधर किधर, जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो ये सब आपको ज्ञान की प्राप्ति होगा कि मास का उधर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। तो 0.75h पर यहाँ पर रहेगा, तो सॉलिड है तो उसके पास रहेगा। ठीक है, इस रिजल्ट को चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें कि वी इज यूनिफॉर्मली शेप्ड रॉड ऑफ द लेंथ L
and cross sectional area is S, but the density varies with the distance from the one end of the rod as P is equal to Px square plus C, where P and C are the positive constant. Find out the distance of the center of mass of the rod of the from the end A. तो देखिए इसमें अगर फिगर अगर बनाया जाए तो ऐसा कह रहा है कि एक रॉड है, लेकिन उसका डेंसिटी कैसा कर रहा है, वेरी ऐसा। अच्छा रो है तो पी लिख दिया, तो चलो हम लोग भी पी ही लिख देते हैं, पी एक्स स्क्वायर प्लस सी, इस तरह का हो रहा होगा। तो यहाँ पर इसका एंड ए है और इसका रॉड का लेंथ एल है। ठीक है बच्चों, तो और एक्स में है तो मान लेते हैं एक्स पर यहाँ पर कुछ होगा, तो इस डी एक्स एलिमेंट का मास, तो उसमें ऑलरेडी डेंसिटी हमें गिवन है, तो हमें क्या करना होगा, जितना उसका डेंसिटी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका पार्ट है, सॉलिड है तो एस है, तो रॉड का अगर वॉल्यूम अगर देखा जाए तो कितना होगा, एस इंटू एल। तो अगर डेंसिटी उसका है तो जितना उसका वॉल्यूम हमें मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ से यहाँ तक एक्स है तो छोटा सा पार्ट कितना होगा, डी एक्स, तो वही काम कर दिया जाए। तो मास ऑफ डी एम, उस डी एक्स पार्ट का मास यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ, डी एम है, तो कितना हो जाएगा, रो, पहले रो से लिख देता हूँ या अच्छा चलो पी इंटू एस टाइम्स ऑफ डी एक्स, यही होगा एरिया इंटू दैट मच ऑफ डिस्टेंस। ठीक, तो उसमें ऑटोमेटिकली वो फिटेड है रो एक्स स्क्वायर या पी एक्स स्क्वायर प्लस सी इंटू एस इंटू डी एक्स, ऐसा ए डी एम पार्ट का मास आया। तो देखिए इसमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। क्यों चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि मास भी चेंज कर रहा है। वहाँ पर तो जैसे क्या था कि मास को जो इंटीग्रेशन करते थे तो उसी का पार्ट में आ जाता था और उसे डिवाइड कर लेते थे, कहाँ पर, पीछे अब तक के जो आए थे। तो जो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास होगा, एक्स सेंटर ऑफ मास में आप कह लीजिए ऐसा कुछ, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एम और इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू एक्स। ठीक, तो 0 to L और 0 to L, क्योंकि लेंथ तो उसका एक्स का उतना ही होगा, तो आपको दोनों अलग अलग पार्ट पे करना होगा। तो इसमें क्या होगा कि रो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी है, तो रो एक्स क्यूब प्लस सी एक्स हो जाएगा ऊपर वाले में, जो डी एम यहाँ पर जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन में रो एक्स स्क्वायर प्लस सी से केवल होगा। ठीक, तो दोनों को यहाँ पर लिख लिया जाए इंटीग्रेशन करते समय, या चलो हाँ लिख ही लेते हैं, 0 to L रो एक्स स्क्वायर प्लस सी इंटू एक्स डी एक्स, क्योंकि एक्स बाद में आता तो यहाँ पर लिख दिया, और सेंटर ऑफ मास के लिए 0 to L रो एक्स स्क्वायर प्लस सी इंटू डी एक्स। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, रो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी एक्स, ऐसा होगा। रो एक्स क्यूब था ना, अच्छा क्यूब था तो फिर तो क्यू तो होगा, तो अभी तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाना चाहिए, इस 4, मतलब एक्स रो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे तो x बाई 4 हो जाएगा, और यहाँ से सी एक्स का करेंगे तो सी एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। ठीक, और इसका लिमिट जितना लगाना है 0 to L, कैपिटल L है तो कैपिटल L, रो एक्स क्यूब का, हाँ इसका होगा बच्चों रो एक्स क्यूब बाई 3, क्योंकि एक्स स्क्वायर है खाली उसके लिए है, और यहाँ पर सी एक्स हो जाएगा, और इसका भी इंटीग्रेशन 0 to L। अच्छा, इन सबों में तो एक चीज़ हमारा रह गया, हमारा क्या रह गया, एस का वैल्यू, लेकिन उसका कोई चिंता की बात नहीं है। क्यों, क्योंकि एस दोनों साइड में आएगा ना, ये एस एस, ये देखिए रो वाला डीएम पे भी वहाँ पर जाएगा और उसमें भी जाएगा, डीएम का मास पूरा था, तो एस तो था, तो यहाँ से आप चाहो तो एस एस लिखो, और नहीं लिखने का मन है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कैंसिल ही हो रहा है, एस एस कैंसिल हो गया। तो इसमें जब आप इसको पुट करेंगे, एलसीएम वगैरह कुछ लेंगे तो आपको कहानी मिल जाएगा। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये रो L बाई 4 प्लस रो L स्क्वायर, और जीरो करेंगे तो दोनों साइड में जीरो हो जाएगा, अपॉन रो L क्यूब बाई 3 सी एल। तो इसको जब आप कुछ एलसीएम वगैरह लीजिए, इनका आरती उतारिए, तो आपको वहाँ से वो मिल जाएंगे। तो वहाँ पर क्या होगा कि एलसीएम लेंगे तो 4, तो वहाँ पर हो गया 2,
और रो तो मेरे ख्याल से अच्छा कैंसिल नहीं हो रहा है, तो रो को बाहर ले लीजिए और एल स्क्वायर को बाहर ले लीजिए। तो वहाँ से क्या मिलेगा आपको, एल स्क्वायर प्लस, अच्छा वो सी का भी तो पार्ट था ना, सी को कहाँ छोड़ दिया हम लोगों ने, सी है, ये सी है बच्चों, सी। तो यहाँ से क्या होगा कि अगर एलसीएम लेंगे तो 2c आ जाएगा और 4 रहेगा, उसको हटा नहीं रहा हूँ, यहाँ पे 4 कहीं लिख दे रहा हूँ। और यहाँ से भी अगर आप l कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, रो एल स्क्वायर प्लस 3c अपॉन 3, तो 3 रो बाई ऐसा होगा। तो रो बाहर तो नहीं है ना, बाहर क्यों आएगा ये ऐसा, तो 3 रो एल स्क्वायर बाई 4 और एल स्क्वायर प्लस 2c प्लस रो एल स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पर दूसरे वाले में रो नहीं है तो फिर रो को क्यों बाहर आ रहा है, ये रो अंदर ही होगा ना, ये रो ऐसा ही होगा, ठीक है। तो अभी ऐसा एससी वर्मा में भी क्वेश्चन है, जब कराऊंगा तो आपको वहाँ से भी सहूलियत मिलेगा, या जाकर आप कर सकते हैं, D2 आपको ऐसा ही मिलेगा। बाकी का वो सब देख लेना कैलकुलेशन, लेकिन इम्पॉर्टेंट पार्ट ये इतना ही है कि इंटीग्रेशन करने के लिए, या जो उसके पहले भी ये था, हमें ये सोचना है कि इसका डेंसिटी टाइम्स जितना होगा एरिया इंटू DX, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसलिए दिया था, मास वैरी कर रहा था इसलिए हमें दोनों को अलग अलग लेना पड़ा और फिर फाइनल आंसर हमें मिल गया। ठीक है बच्चों, तो इसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन में, कह कि फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ द बेस लेंथ a एंड एल्टीट्यूड इज b, एज्यूम दैट द मास ऑफ द ट्रायंगल इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स एरिया। देखिए बच्चों कि इसमें एक ट्रायंगल ऐसा बना लेते हैं इस तरह का, और आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसमें हमारा बेस ऑफ ट्रायंगल ऑफ बेस लेंथ a एंड एल्टीट्यूड b, ये ऐसा कुछ b है और यहाँ से यहाँ तक a है इस तरह का, और इसका मास कुछ जितना होगा लेट कर लेते हैं कि लेट द मास बी m, मास बी कैपिटल M ऐसा। तो एक यहाँ से छोटा सा स्ट्रिप देख लेते हैं, अगर सिमेट्री कैसा होगा यही होगा, छोटा सा स्ट्रिप ले लेते हैं ऐसा, और यहाँ से अगर x है तो इसका पार्ट कितना लेते हैं dx। ठीक, तो हमें क्या करना है कि, और इस स्ट्रिप का जो लेंथ है सपोज कर लेते हैं स्मॉल है ऐसा, क्योंकि हमें फिर तो इसकी dx पार्ट का मास निकालना होगा, तो मास ऑफ dx पार्ट भी dm, तो dm इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट एरिया, तो एरिया तो सिंपल है 1/2 a इंटू बी, क्योंकि इसका एल्टीट्यूड b दे रखा है, तो 1/2 AB, और दैट पार्ट ऑफ एरिया L इंटू DX, मतलब लेंथ इतना है dx है। अब हमें करना क्या है, दिक्कत तो नहीं, हमें इसका रिलेशन निकालना है, या मतलब कि हाउ विल यू रिप्लेस द L वैल्यू इन द टर्म ऑफ A एंड B। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जो अगर सिमिलर ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टी होता है, और इसको क्या बोला आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो वहाँ से अगर आप देखेंगे कि A/B का जो रेशियो होगा, मतलब A/B इक्वल टू L/X, सेम वैसा ही कर दिया जाए, A/B इक्वल टू L/X, तो हमें L के जगह पे लिखना है, तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि L तो हमें पता नहीं है, तो L A और B के टर्म में लेकर आना है, तो जब इसको अगर यहाँ से अगर किया जाए L का वैल्यू, तो A टाइम्स ऑफ X टाइम्स ऑफ A/B आ जाएगा, ये चीज़ इधर पुट करना है बच्चों dx। ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा, जैसा मैंने बताया था कि इसके सिमेट्री इसकी के अबाउट होगा, क्योंकि उस साइड में तो क्या है ट्रायंगल है, तो फिर भी आप उसको कट करेंगे, तो वायर, अब बहुत सारे वायर को, अगर एक तरह के वायर को अगर यूनिफॉर्मली इस तरह से मिलेंगे, मतलब कि लेंथ एकदम ग्रेजुअली अगर कम हो रहा है, तो इसी तरह का मिलेगा ना, पिरामिड या ट्रायंगल टाइप का। वही तो ये 2D फिगर है, तो इसीलिए आपको ट्रायंगल लैमिना मिलेगा। तो जिसका सेंटर ऑफ मास अगर होगा, फिर से इधर ही शिफ्ट करेगा इसके लॉन्ग, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/m उनका जो मास था अपॉन m अपॉन जो
फॉर्मूला होता था ना 1/m और dm इंटू सेंटर ऑफ मास, वहाँ से x है उस स्ट्रिप का, और स्ट्रिप है तो उसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में ही होगा, दैट इज़ वाई हम उसको ऐसा लिए, ठीक है। तो m और वहाँ से 1/2 AB, और यहाँ से L के जगह पे क्या कर लें A/B इंटू एक्स, ठीक, इंटू dx ऐसा, और ये वाला पार्ट, कौन वाला पार्ट, हाँ इसका x वाला, ये वाला पार्ट x हो जाएगा ऐसा। अब उसमें देखेंगे कि x हमारा कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है, 0 टू v की तरफ जा रहा है ना, यहाँ से इससे नीचे की तरफ, तो यहाँ से कर लेंगे 0 टू b। तो देखिए जो जो गायब हो गए तो उसको हटा ही लिया जाए, ये यहाँ से गायब हुआ, नीचे क्या बचा, या मतलब ओवरऑल क्या बचा, 2b² ऐसा बचा। और x का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना, x² dx का इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू b, तो कितना आ जाएगा x³/3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2/3 b³/3, तो इसको लिख लिया जाए, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2/3b। तो ये बात समझ में आया इसका सेंटर ऑफ मास कैसा होगा, कहाँ पर होगा, तो इस तरह से होगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या होगा वो नहीं, आया कैसे, आपने सोचा कैसे कि अगर मास इसका है तो स्ट्रिप अगर लेंगे तो उसका सेंटर ऑफ मास बीचों बीच होगा, तो एक स्ट्रिप का ले लो, वहाँ से अपेक्स से इसका ओ से नीचे की तरफ एक्स गया और उसका लिमिट लगाना, तो इस तरह से। तो आपको बेसिक से जितना हो रहा है उतना मैं इससे ले रहा हूँ इसको बताने के लिए। चलिए तो लिख लिए होंगे, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ ये देखिए क्वेश्चन है एकदम प्यारा सा, आपको सिखा कर जाएगा बढ़िया। इसमें क्या कह रहा है बच्चों कि फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंपोजिट ऑब्जेक्ट सोन इन अ फिगर, ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ द कोन with the base joint with the base of the hemisphere, the dimension of the objects are shown in a figure, assume the uniform density of the system and find out the center of mass of the system। देखो वहाँ पर तो शायद बताया नहीं, कंसीडर द कोन विद द ज्वाइंट द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर, ठीक है बताया है, मतलब कि ये कुछ ऐसा है, बाकी का फिगर मैं बना देता हूँ। ये विजिबल हुआ क्या, ये कोन है और नीचे हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है 3r/8, और उसका नीचे से आपको बताया था कि h/4, ऊपर से कितना होता था 3h/4। जिनको डाउट है अपना क्लियर कर लीजिए यहाँ पे 3h/4। तो हमें बताना है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, यही बताने के लिए है ना। तो अब आपको ये वाला बताया था क्या कि 2 m1 m2 है, बिल्कुल वैसा ही है कि अगर सेंटर पता चल जाएगा ना, कैसा भी आर्बिट्री शेप है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तक में क्या था कि सेंटर ऑफ मास पता नहीं था, इसीलिए हमें उसको लेकर आना पड़ता था बच्चों। तो m1 m2 है, डिफरेंट मास है, और यहाँ से l है। तो आप इसमें देखते थे कि अगर यहाँ से डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास कहीं होगा यहाँ पर, तो m2 इंटू एल अपॉन m1 प्लस m2, एग्जैक्टली सेम यहाँ पर भी वही होगा। मैं चाहूँगा तो डायरेक्ट उसका फॉर्मूला लगा सकता हूँ, लेकिन ऐसा करूँगा नहीं। मैं क्या करूँगा कि जैसे इसमें सेंटर ऑफ जो उसको बेसिक्स से आपको सिखाया था कि ओरिजिन ओ ऐसा लिया था, तो क्यों ना यहाँ पर भी ओरिजिन ओ ले लिया जाए ऐसा। तो और इसमें जो कोन वाले के लिए है मास ऑफ कोन, हाँ अब इसमें एक दिक्कत ये होगा, फिगर तो दे दिया, देन हाउ विल यू टेक द उसका मास का क्या करोगे, मास कहाँ से लाओगे आप। तो मास के लिए जैसे उसमें एक वर्ड यूज़ किया है ना, क्या यूज़ किया है कि डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट सोन इन ए फिगर एंड बिफोर दैट फाइंड आउट दिस ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ दिस, एज्यूम द यूनिफॉर्म डेंसिटी। तो यूनिफॉर्म डेंसिटी है तो हम उसका डेंसिटी को ही मान लें, मतलब एक जैसे मटेरियल का बना हुआ है। तो यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं कि लेट द डेंसिटी बी रो, क्योंकि वॉल्यूम सॉलिड वाला है तो उसको मान लेते हैं। तो मास ऑफ द कोन क्या होगा, अगर डेंसिटी टाइम्स उसका वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर ले वही मास हो जाएगा ना। मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी बाई वॉल्यूम, है ना। तो मास डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पर डेंसिटी को रो कर लें और वॉल्यूम ऑफ कोन, और मास ऑफ जो स्फीयर है या हेमी स्फीयर कर लीजिए, एच से दिखा देता हूँ, रो इंटू मास ऑफ हेमी स्फीयर एच। तो उसका वैल्यू अभी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे। तो आ जाइए उस पर काम करते हैं। और अगेन बच्चों देखो इसका सिमेट्री अबाउट द वाई एक्सिस, तो देयर सेंटर ऑफ मास वॉन्ट बी चेंज इन द टूवर्ड along the x axis either left or right, it will be changed towards the y axis, because look at that, and hemisphere is also varying with mass from the center to the end point, and look at the cone,
is also varying from the center to apex. So that is why. तो इसी के अबाउट होगा, तो वहाँ पर सीधा सीधा y सेंटर ऑफ मास ही लिख देता हूँ। तो उसको पहले वाले का सेंटर ऑफ मास है, वहीं पर ओरिजिन मान लिया हूँ, तो और अच्छी बात है। m इंटू सी इंटू 0 प्लस m इंटू हेमीस्फेयर HS इंटू, अब उसका डिस्टेंस देखिए कहाँ से कहाँ तक होगा। इसका हेमीस्फेयर का कितना है 3r/8 प्लस h/4, ये डिस्टेंस होगा। तो क्यों ना ले लिया जाए इस वैसा ही h/4 3h/8, ऐसा होगा क्या, इस तरह का, अपॉन मास ऑफ कोन प्लस मास ऑफ हेमीस्फेयर, ऐसा आए हो गया इतने पे ही। बाकी वो एलजबरा है, आपको एलजबरा कितना आता है, यानी मैथ कितना आता है उस पर डिपेंड करता है। फिजिक्स का काम अपना जो करना था वो कर लिया। तो ये तो चले गए 0, और उसका आप रो वाले उसमें करेंगे तो आपका वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि ऐसा बता देता हूँ कि मास ऑफ जिससे हमें निकालना है इसका सेंटर ऑफ मास, तो वाई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू वो तो 0 हो गया था, और हेमीस्फेयर का तो डेंसिटी इंटू उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ये डेंसिटी हो गया। और उसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या था बच्चों, h/4 कोन का, फ्रॉम द अपेक्स पॉइंट टू दैट पॉइंट अगर देखेंगे तो 3h/4 था, लेकिन हमने उसके सेंटर ऑफ मास पे ही ओरिजिन को मान लिया था। तो उसके बेस से कितना नीचे जाएगा h/4, और स्फेयर का उसी से अटैच था, तो स्फेयर का सेंटर ऑफ मास बच्चों इस 3r/8। तो टोटल उस पॉइंट से कितना हो जाएगा h/4 प्लस 3r/8। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ h/4 प्लस 3r/8, इन दोनों का अगर सम कर लें तो वही था ना हमारा डिस्टेंस। तो यहाँ पर लिख दें h/4 प्लस 3r/8, ऐसा, अपॉन इसका डेंसिटी 2/3 पाई आर क्यूब प्लस डेंसिटी ऑफ द दूसरा वाला कोन के लिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने इसको पीछे उसको आगे लिख लिया है। तो 1/3 पाई r² इंटू h, ऐसा। तो देखिए इसमें से अगर बहुत सारी चीज़ें हैं कि पाई वाला तो पहले से ही ये कह रहा है कि जाऊंगा मैं, तो जाइए आप। r³ है तो यहाँ से r² यहाँ से हट जाएगा, r² पूरा हट जाएगा। हाँ ऑफ कोर्स डेंसिटी तो दोनों साइड से आप कॉमन लेकर हटा देंगे। तो बहुत सारे लोग गए, इवन 1/3 को भी ओमिट कर लीजिए, ऐसा। तो बचा क्या क्या हमारे पास 2r, केवल 2r बचा ना उस वाले में। ये तो जैसे हैं वैसे ही इनको रख लेते हैं, h/4 3r/8, ऐसा, अपॉन, अब यहाँ से क्या बचा 2r फिर से बचा ये वाला, प्लस, और वहाँ से क्या बचा बच्चों π/3 हो गया, r² गया, तो यहाँ से h। तो ये आपकी कहानी है इसका सेंटर ऑफ मास लाने के लिए कि 2r इंटू h/4 इंटू 3r/8 और 2r प्लस h, ऐसा आप इसको कह सकते हैं। बाकी अपना कॉमन लीजिए और उसका आंसर लेकर आइए, तो आपको अच्छा लगेगा। या ठीक है, हम यहीं पे छोड़ देते हैं, सॉल्व करने के लिए तो है नहीं हमारे पास, मतलब कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो है नहीं ना कि ये आंसर है ये लेकर आओ, तो ऐसा तो है नहीं। तो इसीलिए इसको यहीं पे छोड़ दे रहे हैं, इसको फाइंड आउट कर ले सकते हैं। तो आपको अपना लिखना है तो लिख सकते हैं यहाँ से इसमें। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था इसको समझने के लिए कि सेंटर ऑफ मास को कैसे निकालेंगे यूनिफॉर्म डेंसिटी के लिए है। तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए ये आपके डायरी में ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। यहाँ भी करिए तो एक डायरी में ऐसा क्वेश्चन हर टॉपिक पे 4-5 ऐसा मॉडल क्वेश्चन बनाइए कि जो आप जब करने जाएं, अगर वो 4-5 क्वेश्चन आपने कर लिया तो पूरे चैप्टर का आपको निचोड़ मिल गया। तो उसमें से एक क्वेश्चन वैसा है। ठीक है बच्चों, तो इसको लिख लिया होगा। अब इसको लिख लीजिए फटाफट, तो आपका ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते। तो एक क्वेश्चन ऐसा लाया हूँ कि आपको एक्चुअल में और ज़्यादा सीखने को मिलेगा। क्या करें कि टेबल हैज़ अ हैवी सर्कुलर टॉप ऑफ द रेडियस 1 मीटर एंड मास 20 kg। एक टेबल है, सर्कुलर टॉप ऑफ रेडियस है, मतलब कुछ ऐसा है, इसकी बात कर रहा है।
मैं फिगर आउट कर दे रहा हूँ यहाँ से। ये सर्कुलर टॉप है या नहीं विजिबल है अभी भी, तो ऐसा विजिबल तो अब हो गया होगा, ऐसा है और उसके 4 लेग्स हैं, ये ऐसा, ये ऐसा, इसमें 4 लेग है और उसका रेडियस कुछ 1 मीटर का गिवन है। और जब आप उसको लेग टू लेग अगर मैच कराएंगे तो कुछ ऐसा होगा और उसका मास 20 kg है। तो अभी सर्कुलर टेबल का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, जो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा। तो जैसा कि ये दिखा रहा है, मास उसका m होगा और ग्रेविटी या mg, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह लीजिए, कि नीचे की तरफ होगा। अब देखिए क्या क्वेश्चन है, पूछ रहा है, कह रहा है कि इट हैज़ द 4 लाइट लेग्स ऑफ लेंथ ऑफ 1 मीटर फिक्स सिमेट्रिकली ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस। व्हाट इज द मैक्सिमम मास दैट मे बी प्लेस्ड एनीवेयर ऑन दिस टेबल विदाउट टॉपलिंग द टेबल। कह रहा कि कहाँ पर आपको मास पुट करे इसको कि टॉपलिंग ना हो। तो देखिए जो उसका रेंज है, कौन जिसका लेग, मतलब इसको कौन रजिस्ट कौन कर रहा है, टॉपलिंग होने से कौन बचा रहा है। बाद में टॉर्क वॉर्क की कहानी बाद में देखेंगे, लेकिन थ्योरेटिकली अभी आपको देख लेते हैं, बता देते हैं कि ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ यहाँ से ऐसा आ रहा है, ये ऐसा ऐसा, तो जो स्क्वायर आपको दिख रहा है ना बच्चों, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं और 4 5 6 ऐसा कर देता हूँ। अब तो आपको दिख गया होगा बोर्ड पे, क्योंकि वाइट है तो थोड़ा सा ये नट खड़ा कर रहा है दिखाने में। अब आपको ये विजिबल होगा, ये आपको मैं भी देख पा रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन पर, तो ये विजिबल है। तो जो उसका सेंटर ऑफ मास होगा, या जो इसका मतलब एक तरह से एरिया है इतना, सेंटर ऑफ मास अगर इससे शिफ्ट करेगा, सेंटर ऑफ मास इसके बाहर जाएगा, या दोनों का बाहर, या इसका तो वहीं पर है ही है, और अब इसके चलते सेंटर ऑफ मास कहीं पर यहाँ पर आ रहा होगा, यहाँ आ रहा होगा, यहाँ आ रहा होगा, तो उसमें क्या होगा कि सेंटर ऑफ मास अगर इस स्क्वायर के बाहर गया तब तो समझो कि टॉपलिंग हो गया। हमसे क्या बोला कि मैक्सिमम मास कितना आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, कि दैट इज वाई अवॉइड द टॉपलिंग, मतलब कि ये कि टॉपलिंग ना हो और उसको रजिस्ट करे। तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास तो मान लीजिए कि इस वाले के लिए तो सेंटर पे ही होगा, तो इसका मास 20 शायद कुछ उसका दे रखा है 20 kg, और इसका स्मॉल m का मास पूछा जा रहा है। तो अगर हम यहाँ से लगाएं इसका x सेंटर ऑफ मास कहीं पर हो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m इंटू कैपिटल मास इंटू 0, क्योंकि ओरिजिन वही मान लिए हैं, प्लस यहाँ से डिस्टेंस कहाँ पर होगा पता नहीं, वही तो पूछा है कि कहाँ पर रखोगे, क्वेश्चन में ही है ना, इसमें पूछा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम मास पूछा है ऐसे कि कितना होगा। तो अभी हमने जो डिस्कवर किया, जो स्क्वायर ए बनाया, उस स्क्वायर से बाहर नहीं होना चाहिए सेंटर ऑफ मास। अगर वो बाहर हो गया तो मामला हमारे हाथ से गया। तो उसको कर लेते हैं कुछ अभी के लिए m इंटू आर, ठीक, अपॉन इसका टोटल मास m प्लस स्मॉल m, ठीक है। अच्छा अभी और r के लिए, ठीक है, तो ये तो हमें उसमें तो वैसे भी पता है कि ये वाला तो सर्कुलर रेडियस है, तो उसका रेडियस के ही इक्वल होगा, तो m इंटू आर उसको, चलो ठीक है, r एक्सीडेंटली लिखा लेकिन r उसमें अभी फिट भी हो जा रहा है, r का वैल्यू 1 हो गया। अच्छा तो यहाँ से क्या होगा कि x सेंटर ऑफ मास अगर लिखेंगे तो कितना हो गया बच्चों, 0 m इंटू 1 अपॉन इसका मास 20 प्लस 1 हो गया। अच्छा अब इसको देखिए कि सेंटर ऑफ मास एक x जो सेंटर ऑफ मास है कहाँ तक अलाउ करेगा, तो हमने यही पाया था कि यहाँ तक अलाउ करेगा। अब इसका देखिए कि रेडियस कैसे भी पकड़ लो आप ऐसा कि, अच्छा चलिए r का वैल्यू 1 मीटर है, इसी को कर लेते हैं। अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको यहाँ पर ऐसा दिखा देता हूँ, ऐसा है ना, तो हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये हमें r पता है, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, वो स्क्वायर बना रहा होगा तो 90 डिग्री होगा, तो उसका ये 90 डिग्री होगा तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री ऐसा हो जाएगा, कहे से भी ले लो 45 उधर से या इधर से, तो उसका वैल्यू जो, या 45 इसी को ले लीजिए, तो इसका वैल्यू ये कितना हो जाएगा, ये वाला इस r cos 45, r cos 45 का मतलब r का वैल्यू 1 था तो 1 अपॉन रूट 2, तो जो सेंटर ऑफ मास है हमें कहाँ तक अलाउ कर रहा है, 1 अपॉन रूट 2 तक, तो उसका वैल्यू लिख लेते हैं 1 अपॉन रूट 2 इक्वल टू m अपॉन 20 प्लस m, ये 1 नहीं 20, ठीक है। तो अब इसका वैल्यू m का निकाल लीजिए, तो इसमें 20 इक्वल टू
20 प्लस एम और इधर गया तो m √2, तो यहाँ से अगर m को वैल्यू कॉमन लेंगे तो √2 - 1, तो जब m का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा 20/√2 + 1। और √2 + 1 क्यों हुआ? क्योंकि रेशनलाइजेशन कर दिए होंगे बच्चों। ऐसा इतना kg का मास हम उस पर रखेंगे यहाँ पर उसके कॉर्नर पे, तो वो टॉपल नहीं होगा। तो समझ में आया? टॉर्क के बिना भी हम इसको सेंटर ऑफ मास पर ऐसा सोच सकते हैं। तो टॉर्क के लिए फिर वैसा फोर्स लगाता कि यहाँ से इतना फोर्स है। तो ठीक है, सेंटर ऑफ मास पर पढ़ रहे तो अभी एक बेसिक क्वेश्चन अभी हमने देख लिया। तो इसका मास कितना अलाउ करेगा? 20 × √2 + 1। ठीक है, हाँ, तो ये आपका सही था मास, इसका इतना मास उसको हम रखेंगे तो टॉपलिंग नहीं होगा। एक बात। अब इसका देखिए बच्चों, दूसरा जो क्वेश्चन है इसका बी पार्ट जो कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द टेबल टॉप ऑफ द वेयर द वेट मे बी प्लेस विदाउट द टॉपलिंग। तो क्या है कि कितने पार्ट का एरिया होगा, मतलब कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द टेबल टॉप वेयर द बीच मे बी द। तो अभी हमने ये देखा ना कि जो इसका पेरीफेरी था, मतलब पिछले क्वेश्चन में या इसके लिए कि हम ये जो स्क्वायर मार्क किया हुआ है ब्रोकन लाइन से ऐसा, आप इसके अंदर कहीं भी रखिए तो ये तो गिरने वाला नहीं है। तो उसका एरिया कितना होगा? तो वो तो फिर आपको कहानी ऐसा कर रहा है। तो हमें बस यही चाहिए था कि जो लेग है उसका कितना एरिया हो, मतलब जहाँ पर है उसके बीच के अंदर रखेंगे, वो जो पेरीफेरी होगा उसके लिए होगा। तो अभी आपने देखा था कि ये वाला डिस्टेंस कितना था, तो ये r था, तो ये 1 है, तो कितना हो जाएगा सामने आपका 1 sin 45, यही ना, 1 sin 45 और ये पूरा 1 sin 45 दोनों हो जाएंगे। तो उसका अगर एज अगर पूछा जाए तो 1 sin 45 + 1 sin 45, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2 + 1/√2, तो कितना हो गया √2। तो एरिया कितना हो जाएगा ऑफ द वेयर यू कैन पुट द दैट ऑब्जेक्ट, तो √2 का स्क्वायर 2 मीटर स्क्वायर तक के रेंज में रखिए तो आपका गिरेगा नहीं। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हमने यहाँ तक का देखा कि सेंटर ऑफ मास क्या होता था और बेसिक सब सारी चीज़ें लेकर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बताएंगे, हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस कि इसके ऊपर जो अभी सीखे हैं उसका एप्लीकेशन कराएंगे। ये तो ठीक है, दो ही क्वेश्चन ले पाएँ या 3 क्वेश्चन ले पाएँ तो बेसिक था, जो कि इसमें सबसे बढ़िया आपको अभी कोन और हेमिस्फीयर के टॉप वाला मिला। तो उस तरह के हम लोग बातें देखेंगे। फिर इसके अलावा हाँ, उस पर फिर क्वेश्चन करेंगे। तो ठीक है, तो आप करते रहिए, और भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे और क्वेश्चन आगे करते रहेंगे और एससी वर्मा को ध्यान में रख के आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर योर टाइम।